नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ साकिब। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पटल पे अगर कहें तो वाकई एक धूमिल छवि इनकी नहीं रही है। बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि वाले नेता हैं और पटना की धरती से ही ये इनका ताल्लुक़ है। आइए इनसे बात करते हैं, जानेंगे देश भर से कुछ अहम सवालात। तारिक साहब, सबसे पहले बात किसानों की करेंगे। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, आप और आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, हमारा ये मानना है कि फ़ौरन किसानों से बात करनी चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए, उनको भरोसे में लेना चाहिए। किसान हमारे देश के अन्नदाता कहलाते हैं और खून पसीना बहाकर लोगों का पेट भरते हैं, हम सब का पेट भरते हैं। और वही समुदाय अगर भूखा रह जाए या उसके साथ नाइंसाफ़ी हो तो ये बहुत ही गलत है। जब ये 3 काला कानून बनाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो उनको चाहिए था कि कानून बनाने से पहले जिस समुदाय के लिए आप कानून बना रहे हैं, यानी किसानों के लिए आप कानून बना रहे हैं, तो किसानों को तो विश्वास में लीजिएगा, उनको तो भरोसे में लीजिएगा। वो नहीं लिया गया और यह का एक ऐलान कर दिया गया कि ये 3 कानून लागू हो गए। तो ये जो किसानों की जो परेशानी है वो साफ झलकती है और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 70 दिनों से जिस तरह से ठंडक में, बारिश में, हर तरह की मुसीबत झेल रहे हैं वो लोग। तो ये जाहिर करता है कि उनको अपने भविष्य की कितनी चिंता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का जो रवैया है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है और एक जो लोकतांत्रिक देश में, एक जमहूरी मुल्क में जो एक तरीक़ा होता है हुकूमत चलाने का, वो बिल्कुल उनका नहीं है। 70 दिनों के बाद, 170 लोगों के मरने के बाद, तब भी हमारे प्रधानमंत्री की आंख नहीं खुल रही है। बंगाल में चुनाव है, उसमें आपकी पार्टी किस भूमिका से उतरने वाली है और कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, वहाँ हमारा गठबंधन लेफ़्ट के साथ, यानी सीपीएम, सीपीआई और तमाम जो लेफ़्ट पार्टियां उनके साथ है। पिछली बार भी हम लोग मिल के चुनाव लड़े थे। कांग्रेस को वहाँ पिछले इलेक्शन में 44 हमारे विधायक जीते थे और शायद 29 लेफ़्ट फ्रंट के लोग जीते थे। तो हमारा परफॉर्मेंस ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अपोजिशन में मजबूत अपोजिशन का रोल हमने अदा किया है और एक विकल्प वहाँ बनाने की हमने कोशिश की है। बंगाल एक बहुत ही सेकुलर स्टेट है। वो मुझे यकीन है कि वहाँ किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, वो हुकूमत नहीं बना पाएगी और लोग वहाँ समझ रहे हैं इस बात को। और हमें उम्मीद है कि हम लोगों का जो गठबंधन है वो इस चुनाव में उसका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। पटना में लगातार ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का और बिहार में भी बढ़ रहा है। आप खुद पटना के रहने वाले हैं और सुशासन बाबू कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं क्राइम को कंट्रोल करने में? देखिए, सुशासन बाबू का तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त उनका डिक्लाइन हुआ है। एक वक्त था कि लोग उनकी तारीफ़ करते थे कि कानून व्यवस्था पर उनका काफ़ी पकड़ है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर पुलिस विभाग बिल्कुल उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह रोज़ाना कत्ल और गारतगिरी का, लूट का, डकैती का, हर तरह की जो घटनाएं हैं हो रही हैं, उससे यही लगता है कि अभी जो सरकार नीतीश जी की है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। कारण जो भी हो, ये बात सही है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर हैं। एक वजह ये भी हो सकती है और मैं समझता हूँ कि अगर यही हालत रहेगी तो आने वाले समय में बिहार के लोगों की बहुत परेशानी रहेगी। बिहार से पहले ही लोगों का पलायन बहुत हो चुका है। यहाँ से उद्योग, इंडस्ट्री सब पलायन कर चुकी है, सिर्फ इसलिए कि कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो आगे और आने वाले समय में कोई भी पूंजी निवेश करने को यहाँ तैयार नहीं होगा और बिहार की यही हालत बनी रहेगी। जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है,
और किसानों की बात करें, जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी केंद्र जो है पूरी तरह से उदासीन रवैया अपना रही है, ना उन पे तवज्जो दे रही है, ना ही उनके बातों को मानने को तैयार है।